नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में वो विज्ञान प्रकाश। बिहार पर टेलीविजन पर आप बहुत सारे कार्यक्रम देख रहे हैं, चर्चाएं सुन रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम के शुरुआत में ही आपसे कह देता हूं, ये चर्चा थोड़ी सी अलग सी होगी। इसलिए अलग सी होगी क्योंकि मैं बिहार की बारीकियों का एक्सपर्ट नहीं, इसलिए मेरा मकसद होगा इस कार्यक्रम के जरिए बुनियादी मसलों की तरफ देखने का। जब भी बिहार से जुड़ी कोई बहस में सुनता हूं, देखता हूं या पढ़ता हूं, एक सवाल हमेशा मन में आता है, भूख, पेट की भूख या जाति। सारी पॉलिटिकल पार्टियां दबा के स्पेशल पैकेजेस की राजनीति हो रही है, बीजेपी की तरफ से, नीतीश कुमार लालू यादव के गठबंधन की तरफ से, और सब बिहार बदलने और बिहार के विकास का दावा कर रहे हैं। कड़वी बात यह है कि इनकी जितनी भी पॉलिटिकल अलायंसेस हैं एक दूसरे के साथ, वो पूर्णतः जाति पर आधारित है। सारे कैलकुलेशंस, सारे चुनाव का गणित, सारा टिकटों का बांटना, ये सब जाति पर आधारित नजर आता है। और बात सब के सब लोग कर रहे हैं विकास की। जाति वर्सेस विकास, क्या बड़ा एजेंडा है बिहार का। हम इस पर इस मुकाबला में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम दिल्ली से है, यहां पर नौजवान यंगस्टर्स मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे ज्यादा मुझे सिखाते हैं अपने प्रोग्राम्स में कि ये उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक चीज मैं इस प्रोग्राम के शुरुआत में जरूर कहूंगा कि बहुत अच्छा पैनल है, ऐसे लोगों का पैनल है जो बहुत सारी बातों को, बारीकियों को समझते हैं भारतीय सियासत की। प्रभात झा साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद एक जर्नलिस्ट रहे प्रभात झा। केसी त्यागी साहब हैं, बहुत लंबे वर्षों से ये भारत की सियासत को देख रहे हैं। कड़वे सवाल होंगे कुछ इनसे पूछने के लिए क्योंकि एक अलग नजरिया रखते हैं। डॉक्टर जीएन त्रिवेदी साहब हैं जो कि प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के दिल्ली यूनिवर्सिटी के। मनोज झा है, आप प्रवक्ता है आरजेडी के, लेकिन आप साथ में खुद भी एक शिक्षक है। तो ये बड़े पढ़े लिखे लोगों का बड़ा सीधा और कड़वा प्रश्न है मेरा। दबा के ड्रामेबाजी विकास के नाम पर, पॉलिटिकल ड्रामेबाजी विकास के नाम पर, और गठबंधन सीटों का बंटवारा, अरिथमेटिक भाषणबाजी प्योरली जाति पर। क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज दे रही हैं इस चुनाव में बिहार को? मैं ओपनिंग कमेंट सबसे लूंगा। मनोज झा, मैं आपसे शुरू करूंगा। आपके नेता लालू प्रसाद यादव, सबके बयान मेरे पास हैं, अरुण जेटली से लेकर नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव, कोई जाति के अलावा किसी बात को फोकस नहीं करता है, और भाषणबाजी विकास की। अभिज्ञान जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूं कि ये विमर्श जो बाइनरी का है, जाति बनाम विकास, वो राष्ट्रीय जनता दल, जदयू और हमारा ये विमर्श नहीं है। ये जाति बनाम विकास बात नहीं हो सकती है कभी भी, क्योंकि जातियों के अंदर संरचनात्मक असमानताएं हैं। जातियों के अंदर जब आप एस्पिरेशन की बात करते हैं, यहां हमारे यंग साथी बैठे हुए हैं, हर वर्ग, हर जाति, हर कौम के एस्पिरेशन कुछ कॉमन होते हैं, कुछ अनकॉमन होते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक नाइंसाफी का सवाल भी जुड़ा हुआ है। ये जाति बना मुल्क में ये इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास नाम की नौटंकी क्यों चलती है? मैं इसलिए बता रहा हूं, समावेशी विकास की नौटंकी कब से ज्यादा चलनी शुरू हुई? 1990 के बाद से, नव उदारवादी दौर में, जिसके सब ये मतलब विटनेस है, संभवतः विक्टिम ना हो, मैं दुआ करता हूं। उसमें हमने असमानता के समुद्र में समृद्धि के दो चार टापू बनाए। हार्दिक पटेल उसी की परिणति है। वो हैजे की दवा कैंसर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन परिणति वहां है। मैं ये कहता हूं, जब हम समावेशी विकास की बात कहते हैं, हमारा सिर्फ इतना छोटा सा आशय है, आग्रह है कि विकास को एक विस्तार दीजिए। विकास सिर्फ वो नहीं होगा कि पश्चिमी तट पर बैठे हुए उद्योगपति आपको बताएं कि सेंसेक्स की ऐसी उतार चढ़ाव विकास है, बाकी कुछ भी विकास नहीं है। हम जीडीपी के बढ़ने को रोजगार में देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आपने अपना पॉइंट रखा। डॉक्टर त्रिवेदी। हाँ, देखिए, जैसा कि विकास और जाति दोनों में एक टकराव की तरह से पेश करना, ये मुझे लगता है कि राजनीति की एक गलत समझ है। ठीक है।
विकास और जाति और बिहार का खास तौर पर जो स्थिति रही है, अगर ऐतिहासिक तौर पर आप देखें तो विकास वहाँ समाज से होकर गुजरता है। चूंकि ऐतिहासिक कारण है, जमींदारी सिस्टम रहा है वहाँ पर जो भी, जैसे अंग्रेजों ने विकास की बात की, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया बिहार में, तो उस समय जो पिछड़े जाति के लोग थे उन्होंने त्रिवेणी संघ बनाया था 20 के दशक में, 1920 के दशक में उन्होंने त्रिवेणी संघ की रचना की थी और सामाजिक न्याय की बात की थी। विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं होता है, मानव विकास भी है, जेंडर जस्टिस भी है, सोशल जस्टिस भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी है। तो विकास और लोकतंत्र या राजनीति, अगर ये सामाजिक यथार्थ से दूर होकर के आप इस तरह से विकास की बात करें, वो यथार्थ जाति है। हाँ, बिल्कुल, समाज के जो यथार्थ है वो यथार्थ जाति, मैं सुनना चाहता हूं, बिल्कुल, इसीलिए समाज, बहुत अच्छा पॉइंट समाज के जो कंपोनेंट्स हैं हाँ? उनको दरकिनार करके अगर विकास की बात आप करते हैं तो आप यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, तो जाति उसमें का हिस्सा होनी चाहिए। बिल्कुल, राजनीति और डेमोक्रेसी से अगर जाति को निकाल दें तो फिर तो ठीक है, डॉक्टर कोई मतलब ही नहीं बड़ा होगा। अच्छा पॉइंट रखा, अपना पॉइंट सफाई से रखा सर। जो समाज के कमजोर और दबे हुए तबके हैं उनको राजनीति का हिस्सा होना चाहिए और उनकी राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए। आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक, इसकी आवाज़ फ्रीडम मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने उठाई थी। तो 2014 में चंपारण गए और एक भी किसान ऐसा नहीं था जिसने थंब इम्प्रेशन ना दिए हों जब किसानों का मांग पत्र डिप्टी कलेक्टर के पास जा रहा था। गांधी जी ने तभी 2 विद्यालय खुलवाए 1914 में चंपारण में, वहां जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और गरीब आदमी को आजादी के साथ जोड़ने का, समाज के जो उपेक्षित तबके हैं उनको जोड़ने का, उससे पहले गरीब आदमी की इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सेदारी नहीं थी। जब महात्मा फुले ने अपने दलितों के सम्मेलन में तिलक जी को बुलाना चाहा तो तिलक जी ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी जो मान्यताएं हैं वो महात्मा फुले की जो सामाजिक क्रांति की मान्यताएं उससे भिन्न है। लेकिन गांधी वहां जाता है और कहता है कि तुम्हारी जो समस्याएं हैं मैं उसको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर लेके आऊंगा। 2 ही चीजें हैं हाँ। उसमें, पेट की भी भूख है और इतिहास की भी भूख है। हाँ। पेट की भूख जब मिट जाती है तो इतिहास का बोध भी उन गरीब जातियों को करना होता है जिनका कोई इतिहास कई हजार साल से नहीं लिखा गया। वो भी चाहते हैं कि उनकी जातियों के गौरव के भी गाथाएं हों, उनके नाम पर भी छुट्टी हो, उनके नाम पर भी विद्यालयों के नाम हो। किसी धानुक के नाम पर किसी विद्यालय का नाम नहीं है। तो पेट अगर उसका भर गया है गरीब का तो उसको इतिहास बोध होता है, और जब इतिहास बोध के लिए जद्दोजहद और संघर्ष करता है सभ्य समाज उसको जातिवाद कहता है। ठीक है, सभ्य समाज। ठीक है, मैं आप लोगों की परिभाषाएं सुन रहा हूं सर। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता हाँ। कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार जातीयता से ग्रस्त रहा है। पिछले कुछ वर्षों में या आजादी के बाद से लगातार कह सकते हैं। हाँ, 68 साल का समय हम तय कर चुके हैं। मान या सकते आजादी से हैं बात कि लगातार जातीयता से जुड़ा सदैव वहां की राजनीति रही है। ठीक है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जब आप नजर डालेंगे हाँ, तो जातीयता की बेड़ियां तोड़ी गई वहां पर, कैसे? और विकास के नाम पर ही नरेंद्र मोदी ने वहां पर वोट मांगा। जातीयता के आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं, उसके विकास में हम जातीयता का भागीदारी बना सकते हैं, लेकिन टोटल राजनीति जातीयता पर हो तो वह कोई विकास नहीं हो सकता। जाति का भी विकास नहीं होता है, और इसलिए बिहार 68 साल में बहुत पीछे है। क्या रह जाता है? आप जीतन राम मांझी को अपनी अलायंस में इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि आप विकास करना चाह रहे हैं, या इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि आपको उनका वोट बैंक चाहिए? सिवाय जाति के आप कौन सा आकलन अलग कर रहे हैं? अभिज्ञान जी, राजनीति में हाँ, अगर कोई किसी को प्रताड़ित करता है हाँ, तो क्या उसको संरक्षण देने का अधिकार हमको नहीं है? जो उनके साथ हुआ भारतीय राजनीति में किसी के साथ होना चाहिए। हाँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो कुछ हुआ, हाँ, और अगर वो हमारे बीच में आते हैं, हाँ, कि मैं यहां आना चाहता हूं, तो क्या उसकी तो लड़ाई आप नहीं लड़नी चाहिए? जातिगत आधार पे संरक्षण दे रहे थे, राइट? नहीं, जातीयता के आधार पर नहीं। हाँ, एक अनुभव के आधार पर, हाँ, कि आपने उनको अपने लिए तो इतने बड़े पद पर दे दिया, हाँ, और जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने निकाल बाहर कर दिया। यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स नहीं होती है। लालू यादव घोर जातीयता पर वोट मांगने के बयान देते हैं, सारी लिस्ट है, बिहार का 1% का ब्रेकअप है। कैसा लगता है आपको त्यागी जी? मुझे उससे अच्छा लगता है हाँ, जब देश के प्रधानमंत्री हाँ, जाकर के भगवान कृष्ण की जाति का उल्लेख करते हैं बिहार में, कम से कम उससे अच्छा लगता है।
ठीक है। किसी को पता नहीं था देश में कि भगवान कृष्ण यादव है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का जाकर के कहता है कि मैं वहां से आता हूं द्वारिका क्या से। ये जस्टिफिकेशन हुआ लालू यादव के जस्टिफिकेशन बयानों नहीं का? हुआ, जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। हाँ। मैं जस्टिफिकेशन नहीं कह रहा हूं जी। लेकिन उससे अच्छा लगता है। बीजेपी ये कर रही है या भगवान कृष्ण की जाति बताई जा रही है बीजेपी को वोट खींचने के लिए, यही आपकी दलील है ना? मैं ये कह रहा हूं फिर लालू यादव क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ये अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई है, ये चुनावी। तो डिबेट कहां जा रही है, बहस कहां जा रही है? कौन सा 2015 का चुनाव हम देख रहे हैं बिहार में? प्रश्न तो यही आता है। मैं बार बार प्रोफेसर त्रिवेदी को कोट करूंगा कि उन्होंने मुझे समझाया कि आप पॉलिटिक्स और कास्ट को अलग करके डेवलपमेंट को मत आंकिए, यही क्या ना आपने, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। फिर भी ये क्या बहस होगी? देखिए 1990 में 7 सितंबर को, अगर मेरी तारीख याद है जी, जब मंडल कमीशन लगा था जी, 7 अगस्त को, माफी चाहूंगा, लगा था, तो बिहार से लेकर के समूचे देश में उसका रिएक्शन हुआ था। सही बात है। ये शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं, जिसको भारतीय संविधान की धारा 16(4) कहती है कि उनको मिलना चाहिए, जो गांधी के अंबेडकर के बीच का इकरारनामा है देश की एकता के लिए। ऐसा भी दौर फ्रीडम मूवमेंट में आया है जब डॉक्टर अंबेडकर डबल पृथक निर्वाचन के लिए वकालत करते हैं, और ये अवार्ड अंग्रेज का दिया हुआ है। गांधी जी आमरण अनशन पे बैठते हैं। जरा सुनिए, एक सेकंड में बात खत्म करूंगा अपनी। हाँ। वो दौर ऐसा है कि क्या गांधी को मरने दिया जाए या समझौता किया जाए। तब डॉक्टर अंबेडकर, महामना मदन मोहन मालवीय जैसे सरीखे बड़े हिंदू नेताओं के कहने पर जाकर के कहते हैं कि नहीं गांधी जी, आप मरिए मत, हम आरक्षण स्वीकार कर लेंगे, हम डबल फ्रेंचाइज के लिए, डबल निर्वाचन के लिए, पृथक निर्वाचन के लिए आपसे मांग नहीं करेंगे। तो ये जो सामाजिक न्याय है, ये जो सामाजिक बराबरी है, ये हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की थोज से निकली हुई है। ये जातिवाद नहीं है। उसके कहने के तरीके में आपको किसी ऐतराज हो सकता है। और लालू यादव ने आजाद भारत में पहली बार बिहार का पिछड़ा मुख्यमंत्री बन करके उस अपमान को झेला है, जो अपमान कोई पिछड़ी या दलित या गरीब जाति का आदमी राज्य के किसी बड़े पद पे जाकर के झेलता है। मैं ले रहा हूं एक ब्रेक यहां पर। मनोज, एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। उसके बाद अगले हिस्से में मैं गठबंधन की जो राजनीति होती है, जाति जिसको आधार बनाया जाता है, उसमें भी आंकड़े पढ़कर सुनाऊंगा। फिर जब लालू यादव के बयानों से त्यागी जी ने इतिहास का परिवेश दिया, गांधी जी के समय को कोट किया, फिर लालू यादव के बयानों से आप ही लोग अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं। विरोधाभास तो वहीं आता है। नीतीश कुमार अपने को एक चेहरा बताते हैं जिन्होंने बिहार का विकास किया। उसके पीछे की राजनीति सब कट टू कट जिसे कहते हैं, वो जाति के पॉकेट्स में, जाति के आधारों पर बटी हुई है। एक बात साफ कहूं, ये विरोधाभास मैं समझता हूं कि मीडिया के एक हिस्से में विमर्श का हिस्सा है। ये बिहार की आवाम के बीच में ये विमर्श का हिस्सा नहीं है। कहीं भी ये विरोधाभास नहीं। देखिए, जब आप गठबंधन में चलते हैं तो नैरेटिव 2-3 लेके चलते हैं। एक नैरेटिव जो हमारे लीडर है नीतीश जी, हमने गठबंधन में घोषित किया हुआ कि हमारे नेता होंगे। दूसरा नैरेटिव है जो हमारे आधार समूह में, ये कब से शुरू हुआ अभिज्ञान जी मैं बताऊं, जब सर संघ चालक ने जिस दिन ये कहा कि आरक्षण की गैर संसदीय कुलीन समीक्षा की जाएगी, लोगों के बीच में मैंने बिहार में देखा, मैं मीडिया की बात नहीं करता हूं, दहशत हुई पिछड़ों में, दलितों में कि ये करना क्या चाह रहे हैं। और मैं बता रहा हूं, प्रभात जी नहीं मानेंगे, बंच ऑफ थॉट्स है। ये सरसंघ चालक नई बात नहीं कर रहे हैं। पेज नंबर 25 और पेज नंबर 108, ये संघ और इनकी विचारधारा मानती है कि जाति व्यवस्था ने इस मुल्क को मजबूत किया है। उस दौर की विचारधारा के दौर में क्या लोग असहज नहीं होंगे? हमने सिर्फ उनकी हैंड होल्डिंग का काम किया। हमने सिर्फ इतना कहा कि इस पर कोई भी कुत्सित नजर जो उठेगी, हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको शब्द पे ऐतराज हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक कुलीन तंत्र प्रजातंत्र की आवाज को ना दबाए। हमारी इतनी कोशिश है। ठीक है, मैं ले रहा हूं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद आपको बताऊंगा कि प्रतिशत के हिसाब से आज के बिहार में कौन सी जाति कहां खड़ी हुई है। फिर आपके समझ में आएगा कि ये गठबंधनों का आकार ऐसा क्यों नजर आ रहा है। बहस यही रहेगी, कास्ट वर्सेस डेवलपमेंट। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, विकास जो है वो वोट मांगने का एजेंडा बनाया जा रहा है, और जाति जो है वो कैंडिडेट को खड़ा करने का एजेंडा बन चुका है। ये बिहार की बहस है। मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।